नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्मों का फेर। 70 वर्षीय वृद्ध कल्याणी देवी जी के हाथ से जैसे ही शीशे का ग्लास गिरकर टूट गया, उनकी बहू रीना को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। तुम नुकसान करती रहती हो। अब कौन ये समेटेगा? और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए बोलती है, ये बुढ़िया कुछ काम काज की तो है नहीं, जब देखो काम ही बढ़ाती रहती है। मेरा तो मन करता है इसका गला ही दबा दूं। कल्याणी देवी जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मैं साफ कर देती हूँ। यह कहकर उन्होंने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने शुरू कर दिए। तभी एक तेज धार वाला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। उन्होंने किसी तरह कांच का टुकड़ा निकाला और बहू को आवाज दी। रीना आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। अब खड़ी खड़ी यहाँ मुझे क्या घूर रही हो? चलो जाओ, इसको जल्दी से साफ करो। सारा फर्श गंदा करके रख दिया। कल्याणी देवी जी ने लंगड़ाते हुए सारा फर्श जल्दी से साफ किया और फिर दर्द से कराते हुए अपने कमरे में पहुंची। सामने टेबल पर उनके पति की तस्वीर रखी थी। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। जब वे जीवित थे तो कभी उन्हें एक गिलास पानी तक लेने नहीं देते थे। उनका कितना ख्याल रखते थे। शाम को जब सचिन घर आया तो रीना ने उसे सारी बात बता दी। सचिन अपनी माँ के कमरे में गया और गुस्से में बोला, माँ, मुझे लगता है आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकती क्या? कल्याणी देवी जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रहीं। कुछ देर बाद सचिन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी उनसे खाने तक को नहीं पूछा। कल्याणी देवी जी भी उदास मन से पास के ही एक पार्क में लंगड़ाते हुए चली जाती हैं। आज उनका मन पार्क में भी नहीं लग रहा था। वहीं बैठे बैठे कल्याणी देवी जी कहीं अतीत में खो गईं। अचानक जब उनका ध्यान अपने अतीत की यादों से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि शाम हो गई है और अंधेरा छाने लगा है। तो वह धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगीं। वह जैसे ही अपने घर के मुख्य दरवाजे से बैठक में प्रवेश करती है तो उनकी बहू रीना जोर से उनसे चिल्लाकर बोलती है, बुढ़िया काम धाम की तो है नहीं, जब देखो तब इधर उधर घूमती रहती है और नुकसान करती है सो अलग से। आज तो मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। और रीना गुस्से में तमतमाते हुए कल्याणी देवी जी के बाल पकड़कर उनको बाहर के दरवाजे से धक्का दे देती है। कल्याणी देवी जी रो रो कर अपनी बहू से बोलती हैं, बेटा ऐसा ना करो, मैं दुखियारी कहाँ जाऊंगी, कैसे अपना पेट भरूंगी। लेकिन रीना तो यही चाहती थी कि उसकी आज़ादी में जो एक कांटा कल्याणी देवी जी रह गई हैं, उसको भी किसी तरह से हटा दिया जाए। कल्याणी देवी जी उससे रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन रीना ने तो उनकी एक ना सुनी और भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। वह तो यह अवसर कब से तलाश कर रही थी कि कब वह अपनी सासू माँ को घर से बाहर निकाल सके। आज उसकी यह मनसा भी पूरी हो गई। आखिर कौन है ये कल्याणी जी और उनके साथ उनकी बहू इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मार्च का महीना था। हल्की गर्मी दस्तक देने लगी थी, लेकिन सुबह के समय मौसम अभी भी सुहावना रहता था। सौरभ आज कुछ खास फल लेने के लिए घर से जल्दी ही निकल पड़ा था। उसने सोचा कि इस बार आम थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सीजन शुरू ही हुआ था। वह अपनी गाड़ी पास की फल मंडी के बाहर पार्क करके अंदर चला गया। चारों तरफ फलों की बहार थी, केले, सेब, संतरे और अनानास। पर सौरभ की नजरें आमों को तलाश रही थीं। वह एक ठेले के पास गया जहां बड़े बड़े रसीले आम सजे थे। क्या भाव है भैया? उसने दुकानदार से पूछा।
120 रुपए किलो साहब, अभी नए आए हैं, बहुत मीठे हैं। सौरभ ने आमों को हाथ में उठाकर देखा, फिर सोच में पड़ गया, क्या यहाँ से खरीदूं या मंडी के अंदर जाकर देखूं। वह आगे बढ़ गया, मंडी की दूसरी गलियों में जाते हुए तभी उसकी नजर पास की सब्जी मंडी पर पड़े। अचानक दिखी एक जानी पहचानी शक्ल। वह बेख्याली में मंडी की ओर बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक कोने में बैठी एक औरत पर पड़ी। उसके सामने जमीन पर एक पुरानी हल्की मटमैली चादर बिछी थी, जिस पर थोड़े से आलू, कुछ टमाटर, कुछ हरी मिर्च और 4-5 धब्बेदार फूल गोभी रखी थी। बगल में एक लकड़ी की कैरेट रखी थी जिसमें आम रखे थे, लेकिन वे धूल और सूखी घास से ढके हुए थे, जैसे किसी खेत से सीधे लाकर रख दिए गए हों। लेकिन सौरभ का ध्यान सब्जियों पर नहीं था। उसकी निगाहें उस औरत के चेहरे पर अटक गई थीं। एक पल को उसका दिल जोर से धड़का। क्या यह सच में नंदिता है? उसने ध्यान से देखा। चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। रंग पहले से ज्यादा श्यामला हो गया था। कपड़े भी हल्के पुराने और साधारण से थे, लेकिन माथे पर वही बड़ा सा तिल। हाँ, यह नंदिता ही थी। सौरभ का दिमाग अचानक 8 साल पीछे चला गया। वह नंदिता जिसे उसने बेइंतहा प्यार किया था, वही जिससे उसने शादी की थी और फिर तलाक हुई। वो दिन याद आया जब नंदिता ने गुस्से में कहा था, तुमसे अच्छा आदमी मिलेगा मुझे जो मुझे खुश रखेगा। लेकिन आज वह सब्जी बेच रही थी, अकेली। सौरभ के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। क्या हुआ इसके साथ? क्या सच में इसे किसी ने छोड़ दिया या खुद ही इस हाल तक पहुंच गई? वह यह सब सोच ही रहा था कि नंदिता ने अपना दुपट्टा ठीक किया और आसपास ग्राहकों को देखने लगी। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर चिंता। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई ग्राहक आएगा और सब्जियां खरीद लेगा। सौरभ से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे उसके ठेले की ओर बढ़ गया, सामने आकर भी अनजान बना। उसने चलते चलते अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। अब केवल उसकी आंखें दिख रही थीं। वैसे भी 8 साल में उसका शरीर और लुक थोड़ा बदल गया था। पहले से ज्यादा फिट था, कपड़े भी एकदम संभ्रांत लग रहे थे। आम कैसे दिए? उसने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी बदलते हुए पूछा। नंदिता ने ऊपर देखा, फिर बोली, 100 रुपए किलो साहब। नए हैं लेकिन हल्के दबे हुए हैं, अंदर से मीठे हैं, आप खाकर देख सकते हैं। सौरभ को झटका लगा। उसकी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि एक थकान और मजबूरी झलक रही थी। उसने आमों को छूकर देखा और जानबूझकर कहा, ये तो ज्यादा पके हुए लग रहे हैं। नंदिता थोड़ा झुंझलाकर बोली, साहब सस्ते में दे रही हूँ, नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं। सौरभ चुप हो गया। उसने चारों ओर देखा, उसके पास कोई और नहीं था। क्या यह अब अकेली रहती है? इसका पति कहाँ है? सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, सारे आम तौल दो। नंदिता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सारे? हाँ, पूरे तौल दो। जब उसने आम तौल दिए तो कुल 8 किलो निकले। आपको 100 रुपए किलो बेच रही थी, लेकिन आप पूरे ले रहे हैं तो 80 रुपए किलो लगा दूंगी। कुल 640 रुपए हुए। सौरभ ने जेब से दो 500 के नोट निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। साहब इतने पैसे क्यों? आपके 360 रुपए ज्यादा हो गए। नंदिता ने पैसे लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सौरभ बिना कुछ कहे मुड़कर चल दिया। पीछे से नंदिता की आवाज आई, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। सौरभ ठिठक गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने पूछा, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? पति? तलाक हो गया 8 साल पहले। ये सुनते ही सौरभ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो नंदिता ने दोबारा शादी नहीं की? वह अब भी अकेली ही थी। सौरभ दूर जाकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर देखा। नंदिता दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की कमाई पूरी हो गई थी। वह एक अजीब से खिंचाव में घिर गया।
उसके मन में सवाल उठ रहे थे। नंदिता कानपुर कैसे आ गई? उसका तो गांव था। उसके भाई बहनों ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम गईं। जब वे साथ थे तब सब कुछ कितना अच्छा था। फिर सौरभ ने देखा कि नंदिता एक पुरानी बस्ती की ओर जा रही थी। वह दूर से ही उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वह एक छोटे से घर में दाखिल हुई। बाहर चौक में दो खटियां बिछी थीं। एक पर एक बूढ़ी औरत और दूसरी पर एक छोटी बच्ची थी। सौरभ ने बूढ़ी औरत को देखा तो पहचान गया। यह तो उसकी माँ थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ नंदिता के साथ कैसे हैं। सौरभ का दिल भर आया। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू छलक पड़े। अगले कुछ दिनों तक सौरभ रोज सब्जी खरीदने आने लगा। वह हमेशा चेहरा ढककर आता और ढेर सारी सब्जियां खरीद कर चला जाता। अगले दिन सौरभ बिना रुमाल पहने सब्जी की दुकान पर पहुंचा। तो नंदिता ने उसको बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और बोली, क्यों सौरभ, आज चेहरे पर रुमाल बांधकर नहीं आए? सौरभ यह सुनकर चौंक गया। वह बोला, तुमने मुझे कैसे पहचाना? पत्नी थी तुम्हारी, चाल से ही पहचान गई। सौरभ के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मैं अपनी माँ से भी मिलना चाहता हूँ। नंदिता ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है। वह दुकान किसी पड़ोसी को सौंपकर सौरभ के साथ घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में एक अजीब सी शांति थी। गाड़ी में बैठे बैठे नंदिता अपने पुराने अतीत में खो गई। चारों ओर शादी की चहल पहल थी। आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, चमचमाती झालरें, हल्के संगीत की धुन और हंसी ठिठोली से भरा माहौल। यही मौका था जब सौरभ के पिताजी अनंत शुक्ला जी की नजर पहली बार नंदिता पर पड़ी। वह गुलाबी रंग की साड़ी में, सिर पर पल्लू हल्का सा टिकाए, बड़ी सादगी से सजी हुई थी। उसके माथे पर बिंदी थी, काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह अपनी कुछ सखियों के साथ फूलों का थाल संभालते हुए मंडप की ओर बढ़ रही थी। शुक्ला जी को पहली ही झलक में महसूस हुआ कि यह लड़की अलग है। उसकी आंखों में गजब की मासूमियत थी, पर साथ ही आत्मविश्वास भी। वह ना तो जरूरत से ज्यादा शर्मीली थी और ना ही बेपरवाह। हर चीज को सलीके से कर रही थी। वह कन्यादान की तैयारियों में लगी हुई थी। दुल्हन की साड़ी ठीक कर रही थी, गहनों को सही जगह पर जमाने में मदद कर रही थी और जब तब दुल्हन की हंसी ठिठोली में शामिल हो जाती थी। कभी हल्के से मुस्कुराती तो कभी अपनी सहेलियों को हंसाकर खुद खिलखिला उठती। अनंत शुक्ला को उसका यही स्वभाव सबसे ज्यादा भा गया। ना कोई दिखावा, ना बनावट, बस एक सादगी भरी सुंदरता। उन्हें एहसास हो गया कि यह वह लड़की है जो उनके घर परिवार के संस्कारों में पूरी तरह फिट बैठेगी। अब उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या यह मेरी बहू बन सकती है? वे तुरंत ही अपनी भाभी यानी दुल्हन की माँ के पास पहुँचे और धीरे से बोले, वो जो गुलाबी साड़ी में लड़की है, कौन है? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे वो तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तिवारी जी की बेटी है नंदिता। बहुत समझदार लड़की है, पढ़ाई में भी अच्छी और संस्कारों में भी। बस इतना सुनना था कि अनंत शुक्ला जी ने अपना मन बना लिया। शादी के माहौल में वे ज्यादा बात नहीं कर सकते थे, पर अगले ही दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस रिश्ते को पक्का करना है। रात भर अनंत शुक्ला जी सो नहीं सके। दिमाग में बस नंदिता की छवि घूम रही थी, शालीन, सुसंस्कृत, सादगी से भरी। सुबह होते ही उन्होंने अपने पुराने ड्राइवर रामलाल को बुलाया। गाड़ी निकालो, हमें एक खास काम से जाना है। रामलाल ने गाड़ी बाहर निकाली और शुक्ला जी उसमें बैठ गए। उनके हाथ में एक कागज था जिसमें उन्होंने तिवारी जी का पता लिखवा लिया था। कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, जहां नंदिता का घर था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, शुक्ला जी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था।
पता नहीं तिवारी जी क्या कहेंगे, लड़की तैयार होगी या नहीं। लेकिन इन सब सवालों के बावजूद उनका मन शांत था। उन्हें यकीन था कि जो वो करने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। गाड़ी अब कस्बे की सकरी गलियों से गुजर रही थी। कच्ची पक्की सड़कें, दोनों तरफ पुराने घर और गलियों में खेलते बच्चे। धीरे धीरे गाड़ी एक पुराने मगर साफ सुथरे घर के सामने आकर रुकी। तिवारी जी का घर साधारण पर बड़े सलीके से सजा हुआ था। दरवाजे पर तुलसी का चौरा था। दीवारों पर हल्का सा सफेदी का रंग चढ़ा हुआ था। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और तिवारी जी अपने छोटे से आंगन में बैठकर सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उनके हाथों में खुरपी थी और सामने तुलसी का चौरा। तभी सड़क से एक काली चमचमाती गाड़ी गुजरी और उनके घर के सामने आकर रुक गई। गांव की तंग गलियों में इतनी बड़ी गाड़ी देखकर लोगों में हलचल मच गई। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं दरवाजे से झांककर देखने लगे कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। गाड़ी का दरवाजा खुला और अनंत शुक्ला उतरे। साफ सुथरी धोती कुर्ता पहने, माथे पर हल्का चंदन का तिलक और चेहरे पर एक गहरी शांति। उनके साथ दो लोग और थे, एक उनका पुराना नौकर रामलाल और दूसरा उनका खास आदमी शंकरलाल। तिवारी जी ने हैरानी से देखा और जल्दी से खुरपी एक ओर रख दी। सामने लगे पेड़ से ठंडी हवा आ रही थी। शुक्ला जी गाड़ी से उतरे और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। तिवारी जी खुद बाहर आए। वह एक सादे सफेद कुर्ते पैजामे में थे, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में सहजता। नमस्कार तिवारी जी, मैं अनंत शुक्ला हूँ। तिवारी जी ने चौंक कर देखा। अरे कानपुर वाले अनंत बाबू। तिवारी जी ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, अरे शुक्ला जी प्रणाम, आप यहाँ आइए आइए। उन्होंने जल्दी से हाथ धोए और शुक्ला जी को अंदर ले गए और बैठने के लिए कहा। छोटा सा लेकिन बहुत सलीके से रखा हुआ घर था। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं के चित्र, एक कोने में लकड़ी की अलमारी और सामने एक पुराना मगर चमचमाता हुआ पीतल के पेड़ के पास दिया जल रहा था। कहिए कैसे आना हुआ? शुक्ला जी ने कोई भूमिका न बताते हुए सीधे कहा, मैं आपके घर एक खास मकसद से आया हूँ तिवारी जी। आपकी बेटी से कल भांजी की शादी में मुलाकात हुई थी। बहुत ही सौम्य, सुशील और सुसंस्कृत लगी। मैं अपने बेटे सौरभ के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। तिवारी जी स्तब्ध। तिवारी जी का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। इतना बड़ा प्रस्ताव! कानपुर के जाने माने उद्योगपति, शहर के मेयर, समाज सेवा में भी आगे, उनके जैसे प्रतिष्ठित आदमी की नजर उनकी बेटी पर पड़ी। वो तो कुछ कह भी नहीं पाए कि शुक्ला जी खुद ही बोले जा रहे थे, आपसे कुछ छिपा नहीं है तिवारी जी। हमारे परिवार को हमेशा अच्छे संस्कारों वाली बहू की जरूरत थी। जब मैंने नंदिता को देखा तो समझ गया कि वही हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी। मैंने कल आपकी बेटी को देखा। संस्कार, सादगी, शालीनता, जो कुछ भी एक अच्छे घर की बहू में चाहिए वह सब मैंने उसमें देखा। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे परिवार की बहू बने। मैं अपने बेटे सौरभ के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। तिवारी जी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। एक तरफ वे अनंत शुक्ला की प्रतिष्ठा से परिचित थे, कानपुर के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी, सम्मानित व्यक्ति। दूसरी ओर ये प्रस्ताव अचानक आया था। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, पर आपने हमारे बारे में अच्छे से जानकारी ली है क्या? हम तो बहुत साधारण लोग हैं। शुक्ला जी मुस्कुराए। मुझे आपके घराने से ज्यादा आपकी परवरिश पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि नंदिता हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तिवारी जी को अब कोई संदेह नहीं था। उनकी आंखों में भावनाओं की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी और फिर घर के अंदर से नंदिता को भी बुलाया गया। उसका सिर झुका हुआ था पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तिवारी जी की पत्नी, जो अंदर से सुन रही थी, जल्दी से आईं। वह भी स्तब्ध रह गईं। उनके मन में एक ही सवाल था, हम जैसे साधारण लोग और इतना बड़ा रिश्ता,
इस बीच नंदिता अंदर ही थी। माँ पिता के बदले हुए हाव भाव से समझ गई थी कि कुछ बड़ा चल रहा है। वह हल्की सी खिड़की से झांक कर देखने लगी। शुक्ला जी की आवाज गूंजी, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं अभी अपनी बहू को अपने साथ ले जाता, पर इतना उतावलापन ठीक नहीं। तिवारी जी और उनकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। पर हमें तो कुछ पता ही नहीं, तिवारी जी ने कहा। शुक्ला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए तो खुद आया हूँ। मैं रिश्ता भेजने में नहीं, लेने में विश्वास रखता हूँ। नंदिता हमारे परिवार के लिए आदर्श बहू साबित होगी। फिर क्या, तिवारी जी ने नंदिता को भी आवाज देकर बुला लिया। नंदिता को देखकर शुक्ला जी खुश हो गए। शुक्ला जी मुस्कुराकर बोले, तो बेटी, क्या तुम सौरभ से शादी के लिए तैयार हो? नंदिता ने हल्के से सिर झुका लिया। यही उसकी हाँ थी। इसके बाद की बातें तो बस रस्मों रिवाजों की थी। तिवारी परिवार के लिए यह एक बड़े सम्मान की बात थी। अब तय हो चुका था, नंदिता शुक्ला परिवार की बहू बनेगी। तुरंत पंडित जी बुलाए गए, कुंडली देखी गई और पंचांग निकाला गया। शुभ संकेत है, पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। राशियां मेल खाती हैं, गुणों का मिलान भी उत्तम है। यह रिश्ता पूरी तरह शुभ रहेगा। यह सुनते ही तिवारी जी का संकोच थोड़ा कम हुआ। शुक्ला जी ने अपने कुर्ते की जेब से एक साफ सुथरा सफेद रुमाल निकाला। उसमें 1,000 रुपए, तुलसी के पत्ते, कुश और कुछ फूल रखे और नंदिता के आंचल में डाल दिया। यह शुभ है, अब यह रिश्ता तय है। नंदिता का मौन स्वीकार। नंदिता अब तक अंदर ही थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। तिवारी जी की आवाज भारी हो गई थी। बेटी, क्या तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार है? नंदिता की आंखें झुकी, होठ कांपे और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बस फिर क्या था। पंडित जी ने पंचांग देखकर शुभ दिन निकाला। 3 महीने बाद की पूर्णिमा सबसे उत्तम है। शुक्ला जी ने हाथ जोड़कर कहा, तो तय रहा। तिवारी जी की आंखों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, उनकी बेटी की किस्मत खुद उनके दरवाजे तक चली आई थी। अनंत शुक्ला तिवारी जी के यहाँ से खुश होकर लौटे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे सौरभ के लिए सबसे अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा और कल्याणी देवी को यह खुशखबरी सुनाई, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? कल्याणी देवी की आवाज एकदम ऊंची हो गई। रीना की बहन शैली के लिए बात चल रही थी और आपने अचानक गांव की किसी लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया। कल्याणी देवी हमेशा से चाहती थीं कि सौरभ की शादी किसी ऊंचे खानदान की लड़की से हो। रीना उनकी पुरानी सहेली की बेटी थी और उसकी बहन शैली उन्हें बचपन से ही पसंद थी। आप तो खुद कह रहे थे कि शैली बहुत संस्कारी और पढ़ी लिखी है। शहर के बड़े स्कूल में पढ़ी है, अंग्रेजी फर्राटे से बोलती है और फैमिली बैकग्राउंड भी शानदार है। फिर आपने गांव की लड़की के बारे में सोचा भी कैसे? शुक्ला जी मुस्कुराए। कल्याणी, हर रिश्ते में सिर्फ पैसा और दिखावा नहीं देखा जाता। मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने नंदिता को देखा, उसकी आंखों में गहराई देखी, उसके स्वभाव में शालीनता देखी, तब मुझे महसूस हुआ कि वही सौरभ के लिए सही जीवन संगिनी है। पर कल्याणी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अंदर से रीना भी आ गई। माँ, ये क्या हो रहा है? उसने परेशान होकर पूछा। आपने ही तो कहा था कि शैली की शादी भैया सौरभ से होगी, और अब अचानक ये गांव की लड़की। कल्याणी देवी गुस्से से तमतमा गईं। मैं भी यही कह रही हूँ, तुम्हारे पापा ने बिना हमसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? शुक्ला जी अब थोड़ा गंभीर हो गए। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। सौरभ जो सिर्फ पिता की बात मानता था। तभी दरवाजे पर सौरभ आकर खड़ा हो गया। वह रोज की तरह ऑफिस से लौटा था, लेकिन घर का माहौल देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ माँ? उसने धीरे से पूछा। क्या हुआ? कल्याणी देवी गुस्से में थी। तेरे पापा ने तेरी शादी एक गांव की लड़की से तय कर दी है। सौरभ चुपचाप खड़ा रहा। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पापा ने तय किया है तो फिर यही ठीक होगा।
कल्याणी देवी और रीना दोनों हक्की बक्की रह गईं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? रीना ने गुस्से से पूछा। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पापा का फैसला मेरे लिए आखिरी होता है। मुझे इस पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। शुक्ला जी ने बेटे को गर्व से देखा। इसलिए तो मैं निश्चिंत था। मुझे पता था कि मेरा बेटा कभी मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। पर कल्याणी देवी जी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थीं। अभी दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। कभी बाजार से साड़ियां और गहने लाए जा रहे थे, तो कभी हलवाई बुलाकर मेहमानों के लिए व्यंजन तय किए जा रहे थे। पूरे शुक्ला परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक दिन तिवारी जी अचानक घबराए से शुक्ला जी के घर पहुंचे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। शुक्ला जी, जो अपनी बैठक में कुछ खास मेहमानों के साथ बैठे थे, तुरंत उठकर उनके पास आए। क्या हुआ तिवारी जी, सब ठीक तो है? उन्होंने चिंता से पूछा। तिवारी जी ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, शुक्ला जी, नंदिता आगे पढ़ना चाहती है। शुक्ला जी को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ। पढ़ना चाहती है? लेकिन यह तो पहले कभी बात नहीं हुई थी। तिवारी जी ने सिर झुका लिया। हमें खुद नहीं पता था कि यह बात इतनी गंभीर हो जाएगी। शुक्ला जी ने माथे पर बल डाले। मतलब मतलब यह है कि नंदिता ने अपनी परीक्षा दिलवा दी थी और उसका दाखिला शांति निकेतन में हो गया है। अब शुक्ला जी के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई। तो तिवारी जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सोच रहे थे कि यह शादी कुछ समय के लिए टाल दें। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। शुक्ला जी ने तिवारी जी की तरफ देखा, फिर लंबी सांस ली। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तिवारी जी, आपने परीक्षा दिलवाई यह बहुत बड़ी बात है, और उसने पास भी कर ली यह और भी बड़ी बात है। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी। नंदिता जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। शादी तय हो चुकी है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तिवारी जी की आंखों में राहत का भाव आया। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। शुक्ला जी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। तिवारी जी निश्चिंत होकर लौट गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खबर जब रीना तक पहुंची तो उसके दिल में कुछ टूट गया था। रीना इस खबर को सुनते ही गुस्से में भर गई। तो अब वो लड़की पढ़ाई भी करेगी? उसने तानों से भरी आवाज में कहा। कल्याणी देवी, जो पहले से ही इस शादी से नाखुश थी, ने उसे शांत करने की कोशिश की। रीना, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? शादी हो ही रही है। लेकिन रीना को यह मंजूर नहीं था। नहीं माँ, आपने कहा था कि यह शादी कभी नहीं होगी, पर अब पापा ने उसे पढ़ाई तक की इजाजत दे दी। कल्याणी देवी भी चुप हो गईं। अब क्या होगा? रीना चाहती थी कि उसके देवर यानी सौरभ की शादी उसकी बहन से हो जाए और इस घर में उसका एक छत्र राज चले। लेकिन अपने ससुर के आगे उसकी एक भी ना चली। सौरभ और नंदिता की शादी पूरे धूमधाम से हुई। कानपुर में शुक्ला परिवार की शानो शौकत के चर्चे दूर दूर तक थे और तिवारी परिवार भी इस राजसी स्वागत से अभिभूत था। बारात की रौनक ऐसी थी कि पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था। जब नंदिता दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो घर की दहलीज पर खड़ी कल्याणी देवी ने उसे सिर से पांव तक निहारा। भोली मासूम, हर पल हंसती हुई, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। घर की औरतें उसे घेर कर बैठ गईं। रस्मों की बातें होने लगीं और रीना, वह बस एक कोने में बैठी सब देख रही थी बिना कुछ कहे। पर सौरभ, वो तो जैसे अपनी दुल्हन की हंसी का दीवाना हो गया था। सौरभ को हमेशा से घर में किताबी कीड़ा कहा जाता था। उसे बस अपनी पढ़ाई और किताबों से मतलब था। पर अब वह दिन भर नंदिता के इर्द गिर्द घूमता रहता। कभी हल्के से उसकी चोटी खींच लेता, कभी उसके दुपट्टे का सिरा पकड़ लेता और शरारती हंसी हंसता। नंदिता पहले तो शर्मा जाती, फिर गुस्से से उसे घूरती। सौरभ जी, यह क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। और सौरभ बस मुस्कुरा देता। तो क्या हुआ?
सबको पता चलना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। पूरा घर यह बदलाव देख रहा था। कल्याणी देवी और रीना को यह सब अखरता था, लेकिन अनंत शुक्ला की आंखों में गर्व झलकता। एक दिन रात के खाने की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा था। अचानक अनंत शुक्ला ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे कल्याणी देवी और रीना के सामने रख दिया। आप दोनों को पता है यह क्या है? कल्याणी देवी ने धीरे से पूछा। क्या है इसमें? अनंत शुक्ला ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। यह एक चिट्ठी है जो शादी से पहले नंदिता को भेजी गई थी। क्या? रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ। शुक्ला जी ने गहरी नजरों से उसे देखा। इसमें लिखा गया था कि नंदिता गांव की सीधी सादी लड़की है। उसे इस घर में बहुत दिक्कतें आएंगी। तुम तो इस घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं हो, और सौरभ वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है। कल्याणी देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर क्या? शुक्ला जी गंभीर स्वर में बोले। नंदिता ने यह चिट्ठी पढ़ी ही नहीं। क्यों? कल्याणी देवी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि यह चिट्ठी उसे मिली ही नहीं। शुक्ला जी ने सबकी तरफ देखा और आगे कहा, तिवारी जी ने इसे पहले ही मुझे दे दिया था। अब पूरा घर सन्न था। रीना का चेहरा बुझ चुका था। वह समझ चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका था। अब नंदिता सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, बल्कि अनंत शुक्ला का अभिमान बन चुकी थी। लेकिन नंदिता की सास कल्याणी देवी जी और उसकी जिठानी रीना नंदिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं। रीना तो चाहती ही नहीं थी कि नंदिता इस घर में रहे। इसीलिए वह कल्याणी देवी जी को उसके विरुद्ध भड़काती रहती थी। कल्याणी देवी जी भी नंदिता के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थीं। वह उसके कामों में छोटी छोटी कमियां भी निकालती और अपने पति के सामने, यानी कि नंदिता के ससुर के सामने, उसको गलत ठहराती। तुम्हें कुछ होश भी है? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? ससुर बन चुके हो, लेकिन अक्ल ढेरे भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? कल्याणी जी अनंत जी पर चिल्लाते हुए बोली, जो उस समय कमरे में चाय का आनंद ले रहे थे। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोले, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या कर दिया नंदिता ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई है, तो क्या नाचने के लिए गई है? इसलिए इजाजत दी थी उसे वहां जाने की, कि वहां जाकर इतने लोगों के सामने नाचकर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था। वो भी वहां अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहां हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाजा भी है आपको? कल्याणी जी गुस्से में बोली, ओह, तो ये बात है। दीदी का फोन आया था, तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो, नंदिता अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं। हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजाजी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहां मौजूद हैं। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कल्याणी जी गुस्सा होते हुए बोली। यह सुनकर अनंत शुक्ला जी बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला। किसी के भी पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजाजी के बेटे बेटी अब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। और फिर नंदिता को भी नाचने का शौक है। यह बात अनंत जी ने बड़ी शांति से कही। तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटा लूं? अरे सोचने वाले कोई कैसे नहीं है। क्या दीदी ऐसे ही फोन लगा रही थी? वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा नंदिता को ऐसे नाचते देखकर। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे मैं और हमारी बड़ी बहू रीना भी तो शादियों में जाते हैं, पर हम क्या कभी ऐसी फुहड़ता दिखाते हैं? कल्याणी जी अपना पक्ष रखते हुए बोली। कल्याणी जी के जवाब से अनंत शुक्ला जी चुप हो गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। कल्याणी जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गईं और रसोई में आकर अपना काम करने लगी। अनंत शुक्ला जी थके हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए।
जब शादी होकर नंदिता इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी, बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उसके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का, और दूसरा चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाना। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और जेठानी रीना दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थीं। अलमारी जमाते हुए नंदिता भजन गुनगुना रही थी। उसी समय जेठानी रीना पानी लेकर बाहर आई और नंदिता को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है, भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। यह सुनकर नंदिता ने कहा, पर जीजी मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ, भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है। उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है, हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता, और मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान को अपनी लगाम लगाकर रखो। यह कहकर रीना ने धुतकार दिया। उसके बाद नंदिता चुप हो गई। शाम को जब सौरभ घर पर आया तो माँ और भाभी ने काफी गुस्सा किया और सौरभ को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता क्या उससे। तब सौरभ ने नंदिता को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करे। ऐसे ही एक बार नंदिता सौरभ और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। यह देखकर उसका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से दो गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गईं और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि नंदिता अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट दोना फेंक कर उनके पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू तुझ में जरा सी भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़कर गोलगप्पे खा रही थी। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़कर बाहर खड़ी नहीं होती। यह सब सुनकर नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उसने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिर में बचा कुचा उसको मिलता था। धीरे धीरे उसका ये शौक भी कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। फिर भी घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। नंदिता और सौरभ अपने जीवन में खुश थे। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक नंदिता के ससुर अनंत शुक्ला जी को दिल का दौरा पड़ा। बाबूजी सौरभ ने उन्हें संभालने की कोशिश की, पर सब बेकार। डॉक्टर आए, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अनंत शुक्ला जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा घर मातम में डूब गया। लेकिन इस शोक के बीच कुछ लोगों के मन में नए षड्यंत्र जन्म ले रहे थे। अब सौरभ की माँ कल्याणी देवी और रीना इस घर की असली मालकिन बन गई थीं। रीना को तो पहले ही नंदिता से चिढ़ थी। अब जब अनंत शुक्ला जी नहीं रहे तो उसने अपनी सासू माँ के मन में नंदिता के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। मम्मी जी, जब से यह लड़की आई है घर में अशांति बढ़ गई है। देखो ना, बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। कल्याणी देवी पहले ही दुखी थीं। रीना के कहने से उनके मन में भी नंदिता के लिए नफरत घर करने लगी। अब नंदिता के हर काम में कमी निकालने लगी। सौरभ जो पहले नंदिता का हर हाल में साथ देता था, अब धीरे धीरे अपनी माँ और भाभी की बातों में आने लगा। भैया, तुम्हें नहीं लगता कि नंदिता ने पापा को खुश रखने के लिए सिर्फ दिखावा किया था? अब देखो ना, पापा के जाने के बाद वह घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। धीरे धीरे सौरभ का व्यवहार बदलने लगा।
अब वह नंदिता से पहले की तरह बातें नहीं करता था। फिर एक दिन सबसे बड़ा आघात आया। रीना ने एक और चाल चली। उसने घर के गहने की चोरी करवाई और सारा आरोप नंदिता पर लगा दिया। और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे गहने गायब हो गए हैं, मुझे नहीं मिल रहे। उसका शोर सुनकर कल्याणी जी भी बाहर आई। कल्याणी जी ने भी जब रीना की बात सुनी तो उन्होंने पूरे घर के कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी उन्हें नंदिता के कमरे से ये गहने मिले। कल्याणी देवी ने नंदिता को डांटते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन संस्कारी तो होगी, पर तू तो चोर निकली। नंदिता के आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। पर रीना और कल्याणी देवी जी ने मिलकर सौरभ को भी यकीन दिला दिया कि नंदिता दोषी है। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सौरभ ने खुद नंदिता से कह दिया, तुम इस घर से चली जाओ। नंदिता के दिल पर जैसे किसी ने हजारों बार कर दिए, सौरभ जी आप भी। पर सौरभ चुप था। नंदिता अकेले रोती हुई अपने मैके लौट गई। नंदिता के जाने के बाद सौरभ का जीवन जैसे ठहर सा गया था। घर में शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। जहाँ पहले नंदिता की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। शुरुआत में सौरभ ने खुद को समझाया कि जो हुआ सही हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन सौरभ अपने कमरे में बैठा था, तभी उसने रीना और उसकी माँ कल्याणी देवी की बातें सुन ली। रीना धीरे से हंसते हुए कह रही थी, देखा माँ, आपकी छोटी बहू नंदिता को घर से निकालना कितना आसान था, और अब भाई से सहेली की शादी भी हो जाएगी। कल्याणी देवी ने कहा, हाँ तूने सही किया। अब हमारे घर की बहू वही बनेगी जो हमारे हिसाब से चलेगी। सौरभ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब यह सब रीना भाभी की साजिश थी और मैंने नंदिता पर भरोसा नहीं किया। सौरभ ने अपनी भाभी रीना को वहीं जाकर जोर से चिल्लाकर कहा, तो यह सब आपकी चाल थी। आप लोगों ने जानबूझकर नंदिता पर इल्जाम लगाया। रीना घबरा गई। भाई, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन सौरभ अब सब समझ चुका था। बस रीना भाभी, बहुत हो गया। आपने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली। मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाला। अगले ही दिन जब रीना और कल्याणी देवी ने सौरभ को सैली से शादी के लिए तैयार करने की कोशिश की, तो उसने साफ साफ कह दिया, नहीं माँ, यह शादी कभी नहीं होगी। मेरी पत्नी सिर्फ नंदिता है और मैंने उस पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। कल्याणी देवी चौंक गईं, पर बेटा, समाज क्या कहेगा? सौरभ ने जवाब दिया, समाज से पहले मैं खुद को जवाब देना चाहता हूँ माँ, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगा। सौरभ के इनकार के बाद घर में भूचाल आ गया। कल्याणी देवी गुस्से में थी, लेकिन सौरभ के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। सौरभ ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े और कहा, माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब तक नंदिता मेरे जीवन में वापस नहीं आती, तब तक मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। कल्याणी देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, यह कैसी जिद है? लेकिन सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गया। अब रीना की मनसा पूरी ना हो सकी थी, लेकिन रीना ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी सास को अब इस घर में नहीं रहने देगी। सौरभ के जाते ही रीना के तेवर बदल गए। अब वह पूरे घर की मालकिन बन गई थी। माँ जी, यह झाड़ू ठीक से नहीं लगाई। माँ जी, किचन में खाना बना दो। माँ जी, बर्तन भी धो दो। कल्याणी देवी अब एक मालकिन से नौकरानी बना दी गई थी। पहले जो बहू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रहती थी, अब उन्हीं से घर के सारे काम करवाने लगी थी। अगर कभी कल्याणी देवी थक जाती तो रीना उन्हें ताने मारती। जब नंदिता को घर में रखकर मजे कर रही थी, तब तो बहुत ताकत थी। अब क्या हुआ? अब कल्याणी देवी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश मैंने नंदिता के साथ गलत ना किया होता। सौरभ और नंदिता के घर छोड़ने के बाद शुक्ला परिवार बिखर चुका था।
अनंत शुक्ला जी के जाने के बाद यह परिवार पहले ही मुश्किल में था, लेकिन अब रीना ने पूरी तरह से घर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। कल्याणी देवी, जो कभी इस घर की मालकिन थी, अब एक बेबस और लाचार वृद्धा बन चुकी थीं। अब घर में रीना का हुक्म चलता था। वह नौकरों की तरह कल्याणी देवी से काम करवाने लगी। कभी रसोई साफ करवाती, कभी कपड़े धुलवाती, तो कभी बर्तन मंजवाती। लेकिन कल्याणी देवी को क्या पता था कि यह सिर्फ रीना का पहला कदम था। रीना जानती थी कि जब तक संपत्ति कानूनी रूप से उसके नाम नहीं होगी, तब तक खतरा बना रहेगा। उसने धोखे से कल्याणी देवी से कुछ दस्तावेजों पर अंगूठा लगवा लिया। उसने वकीलों से मिलकर जालसाजी से संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब वह इस घर की पूर्ण मालकिन बन चुकी थी। जब कल्याणी देवी को यह सच्चाई पता चली तो वह सन्न रह गईं। रीना, तुमने मेरे साथ धोखा किया। धोखा नहीं सासू माँ, जो तुम्हारा था वो अब मेरा हो गया, रीना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब रीना को कल्याणी देवी जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन रीना घर का काम निपटा रही थी, तभी कल्याणी देवी जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। रीना को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समेटेगा? कल्याणी देवी जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैं साफ कर देती हूँ। यह कहकर उन्होंने कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने शुरू कर दिए। तभी एक तेज धार वाला टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। उन्होंने किसी तरह कांच का टुकड़ा निकाला और बहू को आवाज दी। रीना आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, यह क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। अब खड़ी खड़ी यहाँ मुझे क्या घूर रही हो? चलो जाओ, इसको जल्दी से साफ करो। सारा फर्श गंदा करके रख दिया। कल्याणी देवी जी ने लंगड़ाते हुए सारा फर्श जल्दी से साफ किया और फिर दर्द से कराहते हुए अपने कमरे में पहुंची। सामने टेबल पर उनके पति की तस्वीर रखी थी। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। जब वे जीवित थे तो कभी उन्हें एक गिलास पानी तक लेने नहीं देते थे। उनका कितना ख्याल रखते थे। शाम को जब सचिन घर आया तो रीना ने उसे सारी बात बता दी। सचिन अपनी माँ के कमरे में गया। गुस्से में बोला, माँ, मुझे लगता है कि आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकती क्या? कल्याणी देवी जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद सचिन बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी उनसे खाने तक का नहीं पूछा। कल्याणी देवी जी भी उदास मन से पास के ही एक पार्क में लंगड़ाते हुए चली जाती हैं। आज उनका मन पार्क में भी नहीं लग रहा था। वहीं बैठे बैठे कल्याणी देवी जी कहीं अतीत में खो गईं। अचानक जब उनका ध्यान अपने अतीत की यादों से बाहर आया तो उन्होंने देखा कि शाम हो गई है और अंधेरा छाने लगा है। तो वह धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगी। वह जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे से बैठक में प्रवेश करती हैं तो उनकी बहू रीना जोर से उनसे चिल्लाकर बोलती है, बुढ़िया, काम धाम की तो है नहीं, जब देखो तब इधर उधर घूमती रहती है और नुकसान करती है सो अलग से। आज तो मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। उस रात जब सब सो रहे थे तब रीना ने कल्याणी देवी का सामान समेटा और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कल्याणी देवी ने रोते हुए कहा, बेटी, मुझे मत निकाल, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। लेकिन रीना को तो दया नहीं आई। उसने जोर से धक्का देकर अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने सड़क पर बेसहारा बैठी कल्याणी देवी को देखा, लेकिन कोई उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कल्याणी देवी, जो कभी एक समृद्ध परिवार की मुखिया थी, अब सड़क पर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। कभी किसी मंदिर के बाहर हाथ फैलाती तो कभी किसी होटल के पास बचा खुचा खाना मांगती। कई बार तो पूरा दिन भूखे ही बीत जाता।
ठंड, गर्मी, बारिश सब कुछ झेलते हुए वह एक टूटी-फूटी सड़क किनारे पड़ी रहती। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तब उन्होंने एक गली के कोने में जाकर सड़क पर पड़ी सूखी रोटी उठाकर खा ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पेट की भूख इतनी तेज थी कि उन्हें अपने अपमान की भी चिंता नहीं थी। उस दिन नंदिता बाजार गई थी। अचानक उसकी नज़र एक दुबली पतली कमजोर बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो भीगते हुए कोने में बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, कांपता हुआ शरीर, सूखे ओंठ और धसी हुई आंखें। नंदिता ने ध्यान से देखा, यह तो उसकी सास थी। माँ, वह चिल्लाई और दौड़कर उनके पास पहुंची। कल्याणी देवी ने सिर उठाया और नंदिता को देखते ही फपक फपक कर रो पड़ी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। तेरे ससुर सही ही कहते थे, तुम उस घर की लक्ष्मी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें पहचान नहीं पाया। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर नंदिता से माफी मांगे जा रही थी। नंदिता ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू निकाला और अपनी सास के आंसू पोंछे। माँ, यह क्या हाल बना लिया आपने? चलिए मेरे साथ चलिए। पर कल्याणी देवी ने झिझकते हुए कहा, बेटी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। नंदिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप मेरी माँ हैं, क्या माँ भी बोझ होती है? नंदिता उन्हें अपने घर ले आई। पहले गर्म पानी से नहलाया, फिर अच्छे कपड़े पहनाए, गर्म खाना परोसा जो नंदिता ने अपने हाथ से बनाया था। कल्याणी देवी ने इतने दिनों बाद गर्म रोटी और दाल खाई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नंदिता ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, यह घर आपका भी है। कल्याणी देवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उन्होंने अपना नहीं माना, आज वही बहू उनकी असली बेटी निकली। कार की रफ्तार जैसे जैसे कम होने लगी, नंदिता की आंखें बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की स्याह गलियों में उतरने लगीं। वही गलियां जहां उसकी हंसी कहीं खो गई थी, जहां उसकी आंखों में आंसू रातों के साए बनकर ठहर गए थे। कार जैसे ही रुकी, एक हल्की सी कंपन ने नंदिता को वर्तमान में ला पटका। वो चौंकी, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर बाहर झांका। सौरभ पहले ही कार से उतर चुका था। उसकी आंखों में उम्मीद और पछतावे के धुएं घुल चुके थे। चलिए, माँ अंदर है, सौरभ ने नर्म स्वर में कहा। नंदिता ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों साथ में उस झोपड़ीनुमा घर की ओर बढ़े, जो बरसों पहले एक आलीशान हवेली की मालकिन की शरण स्थली बन चुकी थी। कमरे में घुसते ही एक पुरानी चारपाई पर पड़ी कल्याणी देवी की काया पर नजर गई। उनके चेहरे पर थकी हुई लकीरें और आंखों में इंतजार की धुंध गहरी थी। सर सौरभ, उनका कंठ कांपा, आंखों से आंसू टपक पड़े। सौरभ दौड़कर माँ के पास गया, उनके कांपते हाथों को थाम लिया। माँ, मैं आ गया, देखो तुम्हारा बेटा आ गया। कल्याणी देवी ने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो बेटा, माँ होकर भी माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। रीना की बातों में आकर तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया, नंदिता जैसी बहू को ठुकरा दिया। सौरभ फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं माँ, गलती मेरी भी थी। मैंने नंदिता की बातें कभी नहीं सुनी, ना उसके दर्द को समझा। नंदिता पास आकर माँ के पांव छूती है। माँ अब ठीक नहीं है, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सही इलाज के लिए हमें उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सौरभ ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन एक बात बताओ नंदिता, जब तुम घर से गई थी तो तुमने कहा था मैके जा रही हूँ, फिर तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें वहाँ ढूंढता रहा। नंदिता ने गहरी सांस ली। मैं मैके जाना चाहती थी, लेकिन मेरी दो छोटी बहनें थीं। अगर मैं तलाकशुदा होकर वहाँ जाती तो उनकी शादी पर असर पड़ता, समाज उन्हें ताने देता, पापा टूट जाते। इसलिए मैंने तय किया कि किसी को तकलीफ ना दूं। दोबारा कानपुर आ गई। पढ़ाई अधूरी थी, नौकरी नहीं मिली। एक सब्जी वाले से बात की और सब्जी बेचना शुरू किया।
फिर धीरे धीरे खुद का ठेला चलाने लगी। जैसे तैसे जिंदगी चलती रही। सौरभ अब स्तब्ध था, उसकी आंखों से झरने से आंसू बह रहे थे। और माँ से सड़क पर बैठी एक बूढ़ी महिला को भीख मांगते देखा। चेहरे पर झुर्रियां पर आंखें जानी पहचानी लगीं। पास गई तो यकीन नहीं हुआ वो माँ थी। उन्हें सहारा देकर घर लाई। सौरभ फपक पड़ा, नंदिता के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो नंदिता, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। नंदिता ने मुस्कुराकर कहा, अब जो हो गया सो हो गया। अगर सुबह का भटका शाम को घर लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। सौरभ ने धीरे से पूछा, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? नंदिता कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। वही मुस्कान जिसमें सौरभ को उसका जवाब मिल गया। वह दिन बेहद शांत था, लेकिन अस्पताल की वेटिंग हॉल में पसरा हुआ सन्नाटा किसी आने वाले तूफान की आहट लिए खामोश खड़ा था। सौरभ, नंदिता और कल्याणी देवी तीनों अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुए। कल्याणी देवी की तबीयत बीते कुछ दिनों से बहुत बिगड़ चुकी थी। उन्हें नियमित जांच और दवाओं की जरूरत थी। नंदिता और सौरभ ने मिलकर उनका पूरा ध्यान रखा। लेकिन आज अस्पताल आने का मकसद सिर्फ इलाज नहीं था। ये एक अनकहा संयोग था जो प्रारब्ध ने रचा था। वेटिंग हॉल में भीड़ कम थी। एक कोने में बैठी एक महिला की ओर जैसे ही नंदिता की नजर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसकी आंखें एकटक उस महिला के चेहरे को देख रही थीं, जो बेहद थकी हुई, टूटी हुई और बुझी हुई लग रही थी। सौरभ, ये तो रीना भाभी है, नंदिता ने कांपती आवाज में कहा। सौरभ ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर उस ओर देखा जहां नंदिता की नजर थी। रीना? हाँ, वही रीना। वो अब पहले जैसी रीना नहीं रही थी। चेहरे पर पीलापन, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए और शरीर बुरी तरह से कमजोर। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे, जिसकी असहनीय पीड़ा से वह कराह रही थी। वो महिला अब कोई घमंड से भरी चालाक रीना नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक टूटी हुई और बेबस औरत थी। रीना ने जब उनकी ओर देखा तो उसका चेहरा एक पल को पत्थर सा हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर झुका लिया जैसे शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती हो। फिर कोशिश की उठने की, लेकिन उसके पैर कांप गए और वो धड़ाम से गिर पड़ी। उसके पास बैठा उसका पति सचिन था, जो अब बेहद चिंतित और घबराया हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ना नम्रता थी ना उम्मीद, बस चिंता और विवशता। नंदिता आगे बढ़ी, उसके अंदर दया जागी, लेकिन बीते जख्म उसे रोकने लगे। रीना ने हाथ जोड़ दिए। माँ, नंदिता, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत अन्याय किया, तुम्हारे घर को उजाड़ा, संपत्ति पर कब्जा किया, माँ को घर से निकाला और आज इस बीमारी के कारण दर्द से गुजर रही हूँ। जाने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं कुछ आराम नहीं मिला। मैं जानती हूँ मैं उसके लायक नहीं कि तुम मुझे माफ करो, लेकिन मेरी आत्मा मुझे चैन नहीं लेने देती। कल्याणी देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर मुंह फेर लिया। तूने जो बोया था वही काट रही है अब। तूने जिस घर को तोड़ा अब वही तेरे सिर पर गिरा है। सारा खेल तेरा ही था और अब ईश्वर ने हिसाब लिया है। रीना फपक पड़ी और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका पति भी सिर झुकाए चुप खड़ा था। वह शायद रीना के पापों से अनभिज्ञ था या फिर भुगत रहा था उसी भाग को जो रीना ने बोया था। नंदिता चुप थी, उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर उफान मार रहा था। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जब रीना ने चालाकी से सौरभ का विश्वास जीता, जब उसने पूरे घर को तोड़ने की साजिश रची और फिर माँ को घर से धक्के देकर निकाल दिया। पर आज वही रीना अस्पताल के वेटिंग हॉल के कोने में टूटी हुई बैठी थी। सौरभ ने भी एक गहरी सांस ली। वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। वो अब भी रीना से कोई नफरत नहीं करता था,
लेकिन विश्वास टूटने का दर्द अब भी उसके भीतर कहीं गहरा था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद नंदिता ने सौरभ का हाथ थामा और धीरे से कहा, सौरभ, शायद ऊपर वाला भी इंसाफ करता है, बस थोड़ा वक्त लगता है। सौरभ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब राहत थी, एक शांति जो कई साल बाद आई थी। और कभी कभी वो इंसाफ एक नई शुरुआत की शक्ल में आता है। नंदिता ने आगे कहा, तीनों वहां से बाहर निकले। अस्पताल की सीढ़ियां उतरते हुए वो तीनों उस दिन की सच्चाई को अपने अपने ढंग से समझ चुके थे। और रीना के पश्चाताप में घुली हुई पीड़ा प्रारब्ध के उस न्याय की घोषणा कर रही थी जिसका लेखा जोखा ऊपर होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।